गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे हम लोग 11 क्लास 10 का जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर है जो आज जिससे आपका 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आराम से, है ना। तो हम देखते हैं रसायन विज्ञान का वो चैप्टर जो एनसीईआरटी के अनुसार क्लास लेसन 2 का है ना। तो हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आज जो आपको पढ़ना है एसिड, अम्ल और लवण के बारे में, है ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विज्ञान का। तो हम लोग देखेंगे आज क्या है इसके बारे में पूरा देखते हैं डिटेल्स। चलिए हम लोग जानते हैं, है ना, अम्ल के बारे में। देखिए यहाँ से अम्ल का पूरा डिटेल से दिया गया है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। अम्ल क्या है ना। जैसे अगर पीएच मान हम लोग पढ़ते हैं, पीएच स्केल पढ़ते हैं, है ना। तो पीएच स्केल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये अम्ल कहाँ से आपको पीएच स्केल पे कैसे पहचानना है। मान लेते हैं कि ये हमारा पीएच स्केल है, ये हमारा पीएच स्केल है इस प्रकार का, है ना। तो यहाँ पे 0 वैल्यू, यहाँ पे 14 वैल्यू, है ना। तो ये 14 वैल्यू तक है, ये 14 है, और यहाँ से लेकर के 7 है ना। तो 7 से पहले जो होते हैं उसको बोलते हैं अम्ल। 7 से पहले वाला जो होता है उसको अम्ल कहा जाता है, ये आपका अम्ल हो गया। उसके बाद 7 पर जो होता है उसको उदासीन बोला जाता है, उदासीन, है ना। और उसके बाद 7 से 14 को जनरली क्षार बोला जाता है, लेकिन क्षार में भी 2 होते, प्योर क्षार और एक लवण वाले। तो यहाँ से 7 से 10 के बीच का जो रेंज होता है इसको लवण कहा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया लवण, लेकिन ये लवण हो गया। और इसके बाद का प्योर क्षार है ना, जिसमें आ गया समुद्र का पानी, है ना। तो यहाँ पे 0 से 7 के बीच को अम्ल बोलते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और स्वाद में खट्टे होता है, और पीएच मान 7 वाला उदासीन होता है। जैसे मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, जल का आशुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। लवण में आते हैं साल्ट वगैरह आते हैं, और नमकीन जल जो समुद्री होता है इसमें बहुत ज़्यादा ये होते हैं, बहुत ज़्यादा साल्ट की मात्रा होती है और कड़वा होता है, तो हम उसको क्षार बोलते हैं, प्योर क्षार बोलते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे अब इसमें, है ना, इसके कैटेगरीज बाई दिया गया है हमें। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लेटन उसको लाल में बदल देता है। इसका पीएच मान, यह जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है। आप ऐसे परिभाषा भी बना सकते हैं, जो जल, है ना, वैसा विलयन जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जल में आए, है ना। तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। स्वाद में खट्टा होता है, लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ ही खट्टा होता है, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टा माना जाए, खट्टा होता है। प्रबल अम्ल, है ना, जिसका पीएच मान 0 के करीब हो। प्रबल अम्ल जिसका पीएच मान 7 के करीब हो, है ना, दुर्बल अम्ल कहलाता है, ठीक है। सांद्र अम्ल, गाढ़ा और तनु अम्ल, है ना, जिसमें अधिक मात्रा में, अल्प मात्रा में जल की मात्रा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे, क्योंकि अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। तो बेसिकली हम वही बोलेंगे ना, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, सांद्र अम्ल। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो, तो तनु अम्ल बोलेंगे। उसी प्रकार क्षारक है। देखिए ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जल में घुल करके OH आयन देता है। OH माने हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन है, और ये निगेटिव आयन है, ठीक है। और ये जलीय विलयन OH होते हैं। प्रबल क्षारक है, जिसमें NaOH, KOH, COOH के हॉल्टवाइज होते हैं। दुर्बल क्षारक NH4OH होते हैं। क्षार, है ना, क्षार ये जल में घुलनशील, क्षार जो जल में घुलनशील हो, क्षारक को क्षार कहा जाता है, जिसमें NaOH, KOH, MgOH का हॉल्टवाइज, है ना। NH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। MgOH का हॉल्टवाइज माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। लवण में, लवण का जो हम सीधा सीधा कहते हैं, जिसका पीएच मान 10 के बराबर, उसको क्या बोलेंगे, लवण बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे लवण दिया गया। लवण अम्ल व क्षारक का परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें लवण आप प्राप्त कर सकते हैं। सूचक में देखिए कुछ इंडिकेटर, जैसे कि हम लोग बताए थे, कुछ सूचक किसको, जो अम्ल और क्षार ये सबको दर्शाने की या उसके प्रति सेंसिटिव अगर होते हैं, है ना, तो अपने आप को बदलते हैं या उसको बदलते हैं, तो ये सबको सूचक बोला जाता है। जैसे सूचक दिए गए विलयन के अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है ना। तो ये सबको बोलते हैं सूचक, इंडिकेटर बोलते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं, है ना, और इसकी सेंसिटिविटी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा नेचर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं, है ना। उसके बाद दिया हुआ सूचक के प्रकार, तो कुछ सूचक को मानव द्वारा बनाया गया है ना, तो उसको बोलेंगे कृत्रिम सूचक। देखिए, है ना, कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनॉल, है ना, फिनॉल्फेथेलिन, ये सब जो है सूचक है ना। उसके बाद लिटमस भी एक प्रकार का सूचक है। बहुत सारे सूचक हैं, है ना। यहाँ पे प्रकृति में जो अपने आप से पाए जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं, है ना, जैसे लिटमस का लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब सूचक है। हम इसका प्रयोग भी करके हम लोग दिखा चुके हैं क्लास में, है ना।
हल्दी को हम लोग कुमकुम बना के दिखा चुके हैं, है ना। एसिड को हम लोग देखे, है ना, जैसे कि, है ना, एसिड जैसे ही डाला गया था लिटमस पेपर पर तो लाल हो गया था, है ना, लोग दिखा चुके हैं, है ना। तो ये सब आपको वर्कशॉप में आपको मिलेगा करने के लिए, है ना, और करके आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है, क्लासरूम में। तो ये सब क्लासरूम में जो व्यवस्था है वहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद गंध के हिसाब से भी हम लोग पता लगा सकते हैं, है ना। अम्लीय गंध अगर होता है क्षारक माध्यम में बदल जाता है, जैसे प्याज, है ना, लौंग का तेल जो है ना, ये सब गंधीय गंध के आधार पर जो सूचक है ना, तो गंध के आधार पर ये सारे सूचक जो अम्ल, क्षार और लवण को दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सूचक और भी बहुत सारे सूचक दिया गया, जो सूचक यूज किया गया, जो हमारे नेचर या हमारे आसपास में कुछ अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है ना, उसके बारे में देखिए बात करते हैं। यहाँ देखिए लिटमस, है ना, लिटमस पेपर होता है। आपको अगर बनाना है तो किसी नॉर्मल पेज को लीजिए आराम से, किसी नॉर्मल पेज को, जो आपका मैथमेटिक्स का पेज हो या फिर किसी पेज को लीजिए, बस नॉर्मल पेज होना चाहिए, है ना। फोटोकॉपी फोटोस्टेट वाला पेज ले लीजिए आराम से, और उस पर जो है उड़हल जो होता है, जिसको बोलते हैं, है ना, जो उड़हल का फूल होता है उसका कैलिक्स वगैरह ले लीजिए, उसका फूल वगैरह ले लीजिए, उस पर रब कर दीजिए पूरी तरह से, है ना। जब रब कर दीजिएगा तो नीले रंग का व्हाइट पेज जो है नीले रंग में बदल जाएगा, है ना। तो बन जाएगा आपका नीला लिटमस पत्र। ये थोड़ा, है ना, कह सकते हैं कि मतलब ये जुगाड़ है, लिटमस पेपर बनाने का जुगाड़ है ना, कह सकते। तो इस प्रकार से आप उसको बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आप अम्ल ये लाइएगा, कहने का मतलब आप कह सकते हैं नींबू लाइए। नींबू क्या है? अम्ल है। नीला लिटमस को लाल करता है ना नींबू, नीला लिटमस को लाल करता है अम्ल, तो अम्ल नींबू है, लिटमस अभी बनाए नीला है। उस पर नींबू का रस दीजिएगा तो देखिएगा लाल हो जाएगा, है ना। तो लिटमस है ना, तो ये सब, है ना। उसके बाद लाल पत्ता गोभी का रस, है ना, पत्ता गोभी जानता है, जो रैप पर रहा, पत्ती का रैप चढ़ा होता है उस पर पत्ता गोभी बोलते हैं सब्जी, है ना। लाल पत्ता गोभी अलग प्रकार का होता है, लाल रंग का होता है ना, लाल से उसको हरा कर देगा, तो ये सब पता चलेगा, है ना। हल्दी अगर शुद्ध हम लोग गांव के घरों में हल्दी पीस कर जो यूज करते हैं, वो वाली हल्दी लाएंगे, यूज करेंगे, और उस पर हम जैसे बेस डालेंगे, ठीक है ना, बेस डालेंगे उसका रंग बदलेगा, जबकि एसिड डालेंगे तो कोई रंग नहीं, है ना। देखिए एसिड डालने पे कोई बदलाव नहीं, जबकि बेस डालने पे क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे, है ना। तो यही हल्दी वाला नियम से हम लोग कुमकुम का निर्माण करते हैं। कुमकुम जो सिर में लगाते हैं टीका के रूप में, हल्दी वाला, तो ये भी हम लोग करके देख सकते हैं। आप असली हल्दी लाइएगा, जो गांव घर में मतलब होता है मार्केट, उससे नहीं, है ना, ठीक है। हाइड्रेजिया का फूल, है ना, अगर अम्ल डालेंगे तो नीला हो जाएगा, गुलाबी, है ना। तो ये सब पूरा आप याद कर लीजिए। मेथिल ऑरेंज है ना, ये सब नहीं मिलेगा आपको, हाइड्रेजिया वगैरह, फिनॉल्फिन वगैरह, मेथिल ऑरेंज, ये सब जनरली केमिकल है जो आपको मिलेगा नहीं कुछ, है ना। जैसे प्याज का रस मिल सकता है, वनीला मिल सकता है, लौंग का तेल मिल सकता है, तो ये सब आप यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए धातु से अभिक्रिया, कुछ अम्ल जो है, वास्तविक से बात है, एसिड है तो कुछ रासायनिक केमिकल है, तो हम कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा हमारे वायुमंडल में रहने के बाद, तो है ना। तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। अगर अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस साथ में निकालता है। अगर अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, ये देखिए अम्ल HCl है ना, धातु से अभिक्रिया करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, है ना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे देखिए HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, रिएक्शन विथ जिंक, है ना। तो जहाँ पे जिंक जो है ज़्यादा विक्रियाशील होने के कारण Zn जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो बना ZnCl2 और प्लस साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये रिप्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन गैस साथ में निकाल रहा है, ये है आपका लवण। क्या बना है? ये आपका लवण हो जाएगा। उसी प्रकार से क्षारक भी, क्षार जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ हाइड्रोजन का निर्माण करता है, क्योंकि NaOH, देखिए अभी बताए थे हम परिभाषा में, है ना, यहाँ पे परिभाषा में बताए थे कि जो OH के ऊपर आयन देता है उसको क्षार बोलते हैं। देखिए NaOH यहाँ क्षार है, रिएक्ट विथ जिंक एंड टू फॉर्म Na2ZnO2, है ना। तो ये बना दिया, और साथ में निकाला क्या? हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आयन, साथ में हाइड्रोजन आयन निकाला, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्षारक, है ना। उसके बाद देखिए पॉप टेस्ट, है ना, ये सब पॉपिंग टेस्ट होता है। देखिए हाइड्रोजन गैस की निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को लाई जाती है तो पॉप जैसी फटफट की आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। उस फटफट की आवाज़ को ध्वनि उत्पन्न जो होता है, इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने, हाइड्रोजन जो निकल रहा है ना, फटाक फटाक की जो आवाज़ निकल रही है हाइड्रोजन गैस को जैसे ही ले जाकर प्रणाली में आता है, अब जलती हुई मोमबत्ती के पास
फटफट की आवाज़ निकलेगी, है ना। तो इसलिए इसको हम पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हम दर्शाते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को कैसे साबित किया जा सकता है, तो साबित करने के लिए हम लोग वर्कशॉप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे पॉप की आवाज़ हम लोग यहाँ देखिए फटफट की आवाज़ करके दिखाते हुए यहाँ पे दिखाया गया है ना। देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रखने में ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुआ रिएक्शन करवाएं इसमें, है ना। H2SO4 को रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस हल्के होते हैं, नली से हाइड्रोजन गैस कहाँ आएगी, तो वाटर बॉल में आएगी। और इससे जो बुलबुले निकलेंगे, जल से जो बुलबुले निकलेंगे, उसके पास मोमबत्ती या अंगीठी ले जाने पर फटफट की आवाज़ आती है ना, जो दिखाता है कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही फटफट की आवाज़ के साथ जलता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं पेज नंबर नेक्स्ट में, है ना। उसके बाद है ना, तो ये पॉप टेस्ट था, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ धातु के कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया, अगर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे अम्ल अगर कार्बोनेट के साथ, धातु के अम्ल के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण, जल और CO2 का निर्माण करेगा, है ना। और ये रिएक्शन पूरा आप याद कर लीजिए, है ना, बनाइए। उसके बाद धातु अगर बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, जिस अम्ल जो है धातु का बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, तो लवण, CO2 और साथ में जल का ही निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा याद कर लीजिए, थोड़ा मेहनत भी कीजिए। चूने के पानी का टेस्ट, है ना, अगर चूने के पानी का टेस्ट करेंगे, चूने के पानी का टेस्ट करने से दुधिया रंग का एक सफ़ेद निकलता है, उसको बोलते हैं अवक्षेप, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे है ना, चूने के पानी को टेस्ट करने के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर दूधिया रंग हो जाता है, और दूधिया रंग का ये एक अवक्षेप निकलता है जो CaCO3 होता है। अधिक मात्रा में CO2 अगर प्रवाहित कर दिया जाए तो जल में ये घुलनशील HCO3 का हॉल्टवाइस के रूप में एक्वस निकलेगा, जलीय होता है ना। तो ये सब आपसे क्वेश्चन में तो आपका बोर्ड में नहीं आएगा, है ना, लेकिन मे भी चांसेस है ना। तो अभिक्रिया तो आपसे पूछेगा, कार्बोनेट वगैरह का पूछेगा ही, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, ये नॉलेज के लिए, है ना। जल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के लिए अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल निकालेगा, ये तो पहले हम जान चुके हैं, है ना। अम्ल जब क्षारक से प्रतिक्रिया करे क्या बनेगा, लवण बनेगा, ये आपको याद रखना। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये आपसे पूछेगा, आपको बस इतना याद रखना, लवण बनाएगा, साथ में तो जल छोड़ेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल को क्षार से मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, अम्ल अगर क्षार से मिला, लवण जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार का ज़्यादातर उदासीन निकलने का ये आता है, उदासीन आता है ना। तो उसको बोलते हैं, है ना, वो अम्ल और उसकी बेसिसिटी और एसिडिटी पर डिपेंड करता है कि उदासीन कहाँ होगा, है ना। तो उदासीन जब पहले अम्ल में अगर क्षार धीरे धीरे मिलाएंगे, एक ऐसा समय आएगा कि वो उदासीन हो जाएगा, और फिर क्षार फिर भी मिलाते गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, बेसिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे अम्ल में अगर क्षार को मिला रहे हैं तो उसके बेसिस एसिडिटी को अम्ल क्या कर, क्षार जो है नष्ट कर देगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अम्ल है, गिलास में अम्ल ले लिए, है ना, और इसमें अगर क्षार मिला रहे हैं, है ना, तो क्षार मिला रहे हैं तो क्षार इसमें मिलेगा, इसकी बेसिसिटी धीरे धीरे इसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, अम्लीयता घटती जाएगी, है ना। अम्लीयता घटते घटते इसका pH मान मैंने किधर जाएगा, क्षार की ओर। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब pH मान 7 के बराबर हो जाएंगे, जब अम्ल क्षार बराबर हो जाएंगे, pH मान 7 के बराबर है, तो उस समय क्या होगा, उदासीन। और उसी समय अगर हम रिएक्शन को रोक दिए, उसी समय हम अगर क्षार इसमें मिलाना रोक दिए तो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रक्रिया है ना, वो जो है उदासीन हो जाएगा, पूरा विलयन जो है, पूरा सॉल्यूशन जो है उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन सॉल्यूशन को ही बोलते हैं, ये उदासीन बनाने की जो क्रिया हुई, है ना, उदासीनीकरण कहा जाता है, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, है ना। NaOH रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म NaCl एंड H2O, है ना। तो ये सारे प्रक्रियाएं जो उदासीनीकरण कर, यहाँ पे देखिए दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार साथ में बना है, उदासीन लवण बना है और साथ में जल भी बना है ना। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल के साथ देखते हैं, है ना। जैसे धात्विक ऑक्साइड को जब अम्ल में मिला दें, बाय द वे हमें एक ये कंटेनर लेते हैं, ग्लास का कंटेनर लिए, इसमें आपको कॉपर का ऑक्साइड रख दिया गया, साथ में अम्ल HCl को मिला दिया गया, है ना। तो यहाँ पे बनेगा CuCl, है ना, ये वाला Cl इसका कॉपर को रिएक्ट करके बनाएगा CuCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर में, है ना। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, कैसी होती है, क्षारीय, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और
जल बना देते हैं, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट करते जाना थोड़ा सा, है ना, आपको जानकारी अब बाद में आप रिवीजन करने में आपको सुविधा होगी, है ना। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में आते हैं, है ना। उसके बाद है अधात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जो भी अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल का ही निर्माण करेंगे। उसके बाद जलीय विलयन अम्ल से ये तो अम्लीय होते पहले बता चुके हैं, तथा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। तो देखिए जलीय विलयन का अम्ल और क्षारक, जलीय विलयन में जो ही अम्ल और क्षारक है जल की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो पहले बता चुके परिभाषा के रूप में भी हम बना सकते हैं, है ना। जल की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो क्या होता है, अम्ल होता है ना। और जल की उपस्थिति में अगर OH आयन जो रिलीज किया, है ना, तो पहले ही नेचर में पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, क्षार होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये क्षार है, जैसे HCl देखिए यहाँ पे ये क्षार है, यहाँ पे NaOH ये बेस है ना। तो ये सब क्या करेगा, रिलीज, अगर बेस है तो OH आयन रिलीज करेगा, अगर अम्ल है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आयन रिलीज करेगा। उसके बाद सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, सारे के सारे नहीं घुलनशील होते हैं, है ना। क्षारक तो घुलनशील क्षारक जिसमें कुछ घुलनशील होते हैं, है ना। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जो जल में घुल जाएगा उसे क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये पॉइंट याद रखना, है ना। सभी क्षारक क्षार होते हैं, जितने भी क्षार हैं क्षारक में आएंगे, क्योंकि क्षारक के अंदर आता है क्षार, ठीक है। सभी क्षारक क्षार होते हैं, इसके अंदर क्षार आता है ना, क्या आता है, लवण भी आता है। लेकिन सभी क्षारक, हम बोल सकते हैं सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षारक नहीं, कुछ लवण में भी आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए जल के साथ अम्ल की अभिक्रिया है, तो आप इसको पढ़ लेना पूरा, है ना। उसके बाद जल को अम्ल में डालने पर क्या होगा, है ना। जल को अम्ल में जैसे ही डालेंगे मिश्रण अस्फाल्टित हो जाएगा और बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, तो ये ध्यान देना आपको। मैं कहने का मतलब जैसे कि ये अम्ल है और ये जल है और ये अम्ल है, अगर आपको मिलाना है दोनों को, बोथ को आपको मिलाना है, तो आपको जल को इसके अंदर इंसर्ट नहीं करना होगा, क्योंकि अम्ल की मात्रा ज़्यादा है ना। अगर एक बूंद भी जल देंगे ये हाइड्रोडाइज होगा और ये विस्फोट करेगा क्योंकि हाइड्रोजन मिलेगा इसको, तो ये विस्फोट करेगा। तो आपको अगर मिलाना है तो इसमें बूंद बूंद करके एक बूंद फिर 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 एक बूंद, इस प्रकार से करके अम्ल को मिलाना है, ताकि एक बूंद अम्ल जो है उतना विस्फोटक नहीं होगा, क्योंकि एक बूंद जाएगा फिर शांत हो जाएगा, फिर एक बूंद डालेंगे, जब वो शांत हो जाएगा फिर एक बूंद डालेंगे फिर शांत हो जाएगा, फिर एक बूंद डालेंगे फिर शांत हो जाएगा, फिर एक बूंद डालेंगे फिर शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बूंद बूंद करके जल में एसिड को मिला सकते हैं, HCl एसिड को परस्पर मिला सकते हैं। अगर एक बार डाल देंगे तो विस्फोट हो जाएगा, मुंह वगैरह काला वाला हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और यही सब रीजन्स के कारण, है ना, जनरली ये सब प्रयोग किए नहीं जाते, करवाए नहीं जाते बच्चों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। तो उसके बाद देखते हैं आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट में, है ना। तो है ना, देखिए इसके बाद का जो है अम्ल धातु के साथ लवण करके, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, और लवण और जल तो देना है, अम्ल की अभिक्रिया करवाएं, और उसी प्रकार से क्षारक की अभिक्रिया आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। अम्लों व क्षारकों की समानताएं क्या क्या है। अम्ल में दोनों में समानता क्या है, H के ऊपर प्लस आयन देगा, ये OH के ऊपर माइनस आयन उत्पन्न करेगा, है ना। ये अम्ल और क्षार दोनों ही ऐसा, देखिए H अम्ल जो है H के ऊपर प्लस आयन देगा, तो उसका क्षारक है OH के ऊपर माइनस आयन देगा, दोनों कुछ न कुछ दे रहा, बस ये आयन दे रहा। मैंने हम कहने का मतलब है दोनों में समानता क्या है, दोनों आयन रिलीज करता है, चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, है ना। दोनों में ये समानता नहीं कि एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो OH आयन, दोनों ये समान कैसे, ये OH के ऊपर माइनस दे रहा है, H के ऊपर प्लस दे रहा है, दोनों आयन डिफरेंट है ना, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन, लेकिन दोनों आयन दे रहा है, ये उसकी समानता है, ठीक है। जल कोई अम्ल या क्षारक में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है ना। वास्तविक सी बात है, किसी भी अम्ल या क्षार में मिलाएंगे तो ये तनुकृत का मतलब होता है पतला, डाइल्यूट, इसको बोलते हैं डाइल्यूट, ये पतला हो जाता है। जल को किसी भी अम्ल में, किसी भी लिक्विड, किसी भी, है ना, मिलाएंगे तो उसके साथ डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। अब वास्तविक सी बात है क्या हो जाएगा, पतला हो ही जाएगा। जिसमें पानी मिलाएंगे पानी की मात्रा बढ़ेगी, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ेगी, है ना। कोई भी सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं, है ना, कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट होता है ना। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन,
सॉलिड और सॉल्वेंट जिसमें सॉलिड देखो देखने में सॉलिड छोटा है SOLUT सॉलिड और प्लस सॉल्वेंट SOLVENT बराबर बना सॉल्वेंट। देखिए है ना, तो जो सॉल्वेंट इसको बोलते हैं जिसमें सॉलिड को मिलाया जाता है। जैसे बाय द वे ये जार लेते हैं, ठीक है, ये जार लेते हैं, इसमें पानी पहले से भरा हुआ, ठीक है, इसमें शुगर डाल रहे ऊपर से, ठीक है, तो शुगर अगर इसमें डाल रहे हैं तो इसको जिसमें डाल रहे हैं ये सॉल्वेंट, जिसको डाल रहे हैं सॉलिड कम मात्रा में होता है। शरबत जब बना रहे हो तुम लोग तो सॉलिड क्या होता है, इसमें कम मात्रा में होता है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो है इसमें कम मात्रा में होती है। जो सीधा कहने का जो सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में उसको सॉलिड बोलते हैं, जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं नॉर्मली, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब सॉलिड की मात्रा ज़्यादा मिला सकते हैं, बराबर भी तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन नॉर्मली अगर लिक्विड बनाते हैं तो हम सॉलिड की मात्रा कम डालते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सॉलिड और सॉल्वेंट में समझ में आ गया, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट में, देखिए आगे क्या है ना। उसके बाद देखिए है ना, तो ये था हमारा जल मिलाने का जो ये था सॉल्यूशन था। आगे हम लोग V बटा V डब्ल्यू बटा ये सब जो हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, अब देखिए इसकी प्रबलता जिसमें जितना हाइड्रोजन आयन होगा, है ना, जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज प्लस करेगा उसकी प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी। जिसमें जितना ज़्यादा OH के ऊपर माइनस आयन रहेगा उतनी ज़्यादा प्रबल क्षार होगी, है ना। तो H के ऊपर प्लस बढ़ेगा अम्लीयता बढ़ेगा, OH के ऊपर माइनस बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ेगा, दोनों प्रबलता, है ना। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में हम लोग इसका कुछ उपयोग करेंगे। जैसे यह सूचक हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करेगा, है ना। इसको यूनिवर्सल दुनिया में सभी जगह यूज करने वाला इसको बोलता है यूनिवर्सल, जो सभी जगह प्रबलता को ये सूचित कर सकता है। सार्वभौमिक सूचक कहा जाता है, सभी जगह सार्वभौमिक सूचक, है ना। ऐसे तो अनेक सूचक हैं, है ना, बहुत सारे सूचक हैं। जैसे वाटर को बोलते हैं सार्वभौमिक लिक्विड है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को बोला जाता है क्योंकि ये दुनिया की लगभग पदार्थों को अपने आप में घुलाने की इसकी कैपेसिटी होती है, लगभग मैक्सिमम, है ना। और ऐसा कोई लिक्विड नहीं है शायद जो इतना पदार्थों को अपने आप में घुला पाए, है ना। तो इसलिए हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, ये आप ध्यान रखना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। चलते हैं नेक्स्ट में, है ना, देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में आप लोग पहले बता चुके हैं। पीएच स्केल का रेंज जो होता है 0 से लेकर के, है ना, 14 तक होता है, जिसमें अगर 7 से कम रहा, है ना, तो उसको अम्ल वाला पीएच स्केल बोलेंगे। 7 के बराबर रहा तो उदासीन बोलेंगे, और 7 से 14 के बीच का जो रेंज रहा, है ना, उसको हम क्षारीय बोलेंगे। तो ये पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, है ना। ये स्केल विकसित किया गया था जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन को सांद्रता जांच करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे ही पीएच स्केल है, तो इसलिए बोल रहे हैं, है ना। अब पीएच स्केल में पी का मतलब है पोटेंस, पुषांश ऐसे ही बोलते हैं, है ना। और ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, इसलिए हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिसकी जहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन की मात्रा कम, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी, इधर वाला के बोलते हैं दुर्बल अम्ल, यहाँ पे बोलेंगे प्रबल अम्ल, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर से दुर्बल क्षार, है ना, प्रबल क्षार, है ना। और जहाँ पे ये पीएच मान 7 होगा इसको बोलते हैं उदासीन, देखिए उदासीन है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इधर से सांद्रता देखिए, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। वी आर गोइंग टू डिस्कस यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इधर से सांद्रता धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन की घटती जा रही है, घटती जाए, इसका मतलब प्रबलता घटता जा रहा है ना। उदासीन से इधर धीरे धीरे अम्लीयता बढ़ता जा रहा है। अगर बोलेगा क्षारीयता, तो क्षार की या फिर लिक्विड की H आयन की सांद्रता, इधर H आयन की सांद्रता बढ़ेगी, इधर जाने पर हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अम्ल की प्रबलता बढ़ दी जाएगी। इधर देखिए H आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कमेगी, यानी इसका मतलब अम्लीयता घट रही है, बढ़ेगी क्या, क्षारीयता बढ़ेगी, है ना, जनरल सी बात है। उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में हम लोग पीएच स्केल का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग जितने भी प्रकार के वस्तुएं यूज करते हैं, अगर वो उसका पीएच मान जो है 7 के करीब हो, 7 के करीब हो,
तो हमारे लिए जनरली अच्छा होगा, है ना। जैसे पौधे एवं पशु का पीएच मान प्रति संवेदनशील होता है, हमारा शरीर 7 से 7.8 परास के बीच के रेंज का होता है ना। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5 से 6 हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी कहने का मतलब जब अम्लीय हो जाएगी तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, और हमारे स्किन के लिए चर्म रोग, कैंसर के स्थिति में, है ना, उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम लोग को उस वर्षा में नहाने से समस्या हो सकती है, तो हम लोग वैसे वर्षा में नहाने से बचते हैं, नहीं। या फिर पहली बारिश जिसको बोलते हैं, पहला बारिश अगर हो तो वैसी बारिश में, है ना, एल्डर्स जो हैं, बड़े लोग जो हैं, बच्चों को नहाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पहली बारिश, है ना, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, ये सब जो हवा के साथ मिल जाते हैं और इसके साथ, है ना, एसिड बनाते हैं, नाइट्रस का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये सब बनाने के बाद, है ना, ये एसिड का निर्माण करते हैं जो वाटर के साथ होता है, और वही एसिड पानी के रूप में, बारिश के रूप में एज ए रेन धरती पर आती है ना। तो रेन के रूप में धरती पर आती है, तो कह सकते हैं कि ये अगर हमारे बॉडी पे पड़ जाए, जो एसिडिक वाटर है ना, एसिडिक वाटर अगर हम बॉडी पे पड़ जाए तो बॉडी में जलन महसूस होती है ना। तो जलन महसूस होती है जिससे हमारा चर्म रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अब पहली बारिश में नहाने से मना किया जाता है और बचना चाहिए इससे, बारिश में नहाने से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ऐसे है ना, मिट्टी का पीएच मान आपको याद रखना पड़ेगा, सीधा सीधा, है ना। मिट्टी को अगर सही सही आपको चाहिए कि मिट्टी सही से उपजे, है ना, तो उसका पीएच मान आपको याद रखना पड़ेगा। पीएच मान अराउंड 7 होना चाहिए। अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसको पीएच मान सही करने के लिए, अगर अम्लीय हो गया, एसिड की मात्रा बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। जैसे हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। इसके लिए हम लोग जो क्षार लेते हैं उसको बोलते हैं इनो, है ना। इनो एक क्षार है। अगर हम लोग कोई भी और भी क्षार लेंगे, है ना, इसके अलावा एसिडिटी इन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी क्षार लेंगे एसिडिटी, है ना, तो इसको एसिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है, आराम से ख़त्म किया जा सकता है। तो आपका पीएच मान 7 होना चाहिए। मिट्टी को अगर उपजाना है, सही फसल उपजाना है और अच्छे फसल उपजाना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है, आपको क्या चाहिए, मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर एसिड की मात्रा कभी बढ़ जाती है खेतों में, किसानों द्वारा इसमें क्षार दिए जाते हैं, है ना। इसमें क्षार बहुत सारे, जैसे पोटास वगैरह, ऐसा क्षारीय मीडियम है, तो ये सब दिए जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र में HCl निकलता है ना। HCl निकलता है जो एसिडिक होता है, और ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ये एसिडिक होता है, जिसके कारण जब हम खाते हैं या क्योंकि कभी ढकार आता है बाद में, है ना, तो थोड़ा खट्टा खट्टा महसूस होता है। तो हम लोग पाचन तंत्र में जो HCl निकला है ना, जो HCl निकला उसी के कारण ऐसा महसूस हो रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड का क्या बोलते हैं, अम्ल। तो इस प्रकार से लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पीएच में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीएच में परिवर्तन करने का आपका हाथ में सारा, है ना, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, और मानव तो खैर कर सकता है ना, सब कुछ कर सकते हैं ना। उसके बाद पशु और पौधों द्वारा उत्पन्न किए गए रसायनों का आत्मरक्षा, है ना, और ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे कि हम लोग बता सकते हैं। मधुमक्खी का डंक जो अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमें दर्द या मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है ना, डंक छोड़ता है ना, उसके डंक में एसिड ही होता है, डंक में एसिड होता है। चींटी के डंक में सुना होगा मेथेनोइक एसिड। तो ये सब फॉर्मिक अम्ल होता है, और ये सब के चींटी के डंक में, ये मधुमक्खी के डंक में सब फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण हम लोग को लहर उत्पन्न होता है और ये दर्द और जलन महसूस होता है। तो ये सब एसिड वगैरह, नेटल का पौधा के बारे में सुनेंगे, अगर डंक लग जाए, है ना, तो नेटल के पौधे का डंक लग जाए तो उसके लिए डाक के पौधे को आसपास में रहता है, वहीं पे डाक का पौधा या फिर लगा के रखा जाता है। और इमरजेंसी में अगर नेटल का पौधा से आपको डंक लगा है ना, तो उसका जो मेथेनोइक अम्ल है आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपको लहर उत्पन्न होगा। तो डाक के पौधे उसका बेस है, डाक के पौधे में उसका बेस है ना, तो उसको रगड़ के आप उससे बच सकते हैं, उसकी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत, है ना, उसी प्रकार से आप इसका ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ने में होगा, है ना। तो बहुत सारा पीएच मान 7 उदासीन है, कम है अम्ल है, और ज़्यादा है तो क्षार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, कमन आगे पढ़ते हैं। उसके बाद साधारण नमक के रसायन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, जिसमें आपको ये सारे बहुत से, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, ये सब सारा NaOH फार्मूला याद करें। विरंजक चूर्ण CaCO3 है, बेकिंग सोडा NHCO3 है, और धोने का सोडा हो गया,
है ना। Na2CO3 इंटू 10H2O है, Na2CO3 है, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 अणु वाटर है। Na2CO3 फार्मूला है, 10 अणु वाटर इसमें इंजेक्ट डाला गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 इंटू 2H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम का बना होता है। तो ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे, पूरा फार्मूला याद रखेंगे, और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन के साथ लवण के साथ जलीय लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया करते हैं। ये इसके नोड पर जो है क्लोरीन गैस होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रहता है। उसके बाद इसका उपयोग हम कहाँ ईंधन मार्गरीन में करते हैं, जल की स्वच्छता PVC या CFC के निर्माण में करते हैं, इस्पात की सफाई में, है ना, HCl का इस्तेमाल करते हैं, धातुओं का ग्रीज हटाने और साबुन का कागज़ या धोने कागज़ को साफ सफाई करने में नेवज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। विरंजक चूर्ण के निर्माण में, वस्त्र विरंजन में, है ना, तो विरंजन में साफ सफाई करने में इसका इस्तेमाल करते हैं Cl2+। तो ये सारा का उपयोग बन दिया गया, हाइड्रोजन का, Cl2 का, HCl का, है ना। उसके बाद विरंजक, है ना, शुष्क या बुझे हुए चूने को, जैसे COH का हॉल्ट इसका फार्मूला होता है, क्लोरीन की क्रिया से विरंजन करने का निर्माण होता है ना। उसके बाद इसका उपयोग दिया गया वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। जितना भी वस्त्र यानी लॉन्ड्री उद्योग जो होता है, कपड़ा वाला जो उद्योग होता है ना, उसमें अगर साफ़ करना है, लिनेन के वस्त्र हो गया, सूती के वस्त्र हो गया, तो ये सब की साफ सफाई में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करना होता है या किया ही जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा में लकड़ी का जो लुगदी होता है, लकड़ी में देखा होगा बांस वगैरह का, जो बांस का लुगदी बनाया जाता है, उसके बाद कागज़ बनाया जाता है। तो लुगदी के फैक्ट्री जहाँ होता है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है साफ सफाई में, विरंजन। रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में किया जाता है, और पीने वाले जल की जीवाणुओं को मुक्त करने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। साफ सफाई में बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम जीवाणु मुक्त नहीं करेंगे, जैसे देखा होगा फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में बहुत सारी जैसे टेंट वगैरह लाता है, उसमें 3-4 टंकी होते हैं, छोटे छोटे टैंक लगे होते हैं इस प्रकार, है ना। तो उसमें क्लोरीनेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, है ना, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, क्लोरीनेशन, है ना। तो ये सब करने के बाद फिर, है ना, क्लोरीनेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये विरंजन का प्रक्रिया है, और इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है जनरली। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का इस्तेमाल करके उसके जितने भी जीव जंतु हैं सबको समाप्त कर दिए जाते हैं, और फिर जो पानी निकलेगा प्योर वाटर को हम लोग टंकी में जमा करते हैं। जब और उसके बाद जब यूजर जो आते हैं, जो यूज करना चाहते हैं, है ना, तो आराम से वो शुद्ध पानी को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उस रोग मुक्त माने जीवाणु रहित जीव जंतु जो रहित है, तो उसको हम लोग पीने में पीते हैं, ताकि हम लोग किसी बीमारी से दूर रह सके। ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा ये बहुत ही है ना, बेकिंग सोडा का भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। देखिए यह दुर्बल क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने में इसकी, खाना को अगर जल्द पकाना है तो अभी बेकिंग इज ए प्रोसेस टू फूड मेकिंग, ठीक है। बेकिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे हम लोग भोजन बनाते हैं। जैसे भोजन बनाने की बहुत सारी प्रक्रिया हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे चावल पकाते हैं तो हो गया बॉइलिंग, है ना, भाजिया भूनते हैं तो हो गया फ्राइंग, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे बिस्किट बनाते हैं तो हो गया बेकिंग। तो ये बेकिंग की प्रक्रिया। तो बेकिंग की बहुत सारी प्रक्रियाएं, है ना, कुछ तलना जाता है ना, तो ये अलग है ना। तो बेकिंग, फ्राइंग, ये सब सारे प्रक्रिया। उसी प्रकार से बेकिंग सोडा बोला जाता है। इसका नाम इसलिए रखा गया बेकिंग सोडा, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग खाने में करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं, और ये हमारे भोजन को जल्दी पकाने में हमें सहायता करता है। इसको बेकिंग खाना पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये आपका रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है Na2CO3 का निर्माण होता है, ठीक है। यही आपका बेकिंग सोडा है ना। देखते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में आपका देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग दिया है, तो आप इसको संगठक के रूप में कर सकते हैं, एंटासिड के संगठक के रूप में इसका उपयोग सोडा अम्लग्नि सामग्री में भी कर सकते हैं, और इसका प्रयोग खमीर वगैरह बनाने में कर सकते हैं, मुलायम बनाने, बेकिंग सोडा बनाने में कर सकते हैं, टार्टरिक अम्ल, है ना। धोने वाला सोडा का फार्मूला आप याद रखिएगा, ये आपको जो है Na2CO3 इंटू 10H2O बोला जाता है। इसका उपयोग जो है कांच, साबुन इत्यादि को साफ करने में, बोरेक्स के उत्पादन में, घरों की साफ सफाई में,
और इस जल की कठोरता यानी जल के जो कड़वापन है, ये खारापन जो इसको हटाने में किया जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट, हेमिड हाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट, पीओपी सीधा सीधा बोलते हैं, पीओपी का निर्माण करता है। पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ, पी से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है ना। तो ये जैसे हम लोग कभी दिखता है, कभी कोई व्यक्ति को मोच आ जाती है हैंड वगैरह में, तो ये इसी का इस्तेमाल करके ये जिप्सम है, ये CaO4 जिप्सम है, और इसका प्रयोग करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। बनकर एक ठोस पदार्थ, मुजिला पदार्थ तैयार होता है ना। उसको हम लोग जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, पीओपी कहा जाता है। इसका उपयोग हम लोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जिसको हम बोलते हैं सर्जरी में, हम लोग सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, स्थिर रखने में, सीधा रखने में, और सजावट वगैरह, घर को सजाने में, खिलौना बनाने में, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। छत की सीलिंग बनाने में इसका उपयोग, सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्री इकाई को जल और निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जल, लवण के एक सूत्री इकाई में जल की जो निश्चित अणु होती है उसकी पूरी संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 × 5H2O में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, तो ये 5 अणु। 10H2O वाला में 10 अणु है, और 2H2O वाला में 2 अणु है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल बोलते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन है आप लोग डील कर लिए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। उसके बाद नेटल में पूछेगा तो वही मेथेनोइक बोलेंगे, है ना। तीसरे, अंडे के छिलकों में नाइट्रिक अम्ल में डालने पे क्या होता है, लवण के बेकिंग सोडा पाउडर है। अभी इसके 2 पूछा है पाचन में, है ना। उसके बाद पूछा है ना। तो ये ढेर सारे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसको आप डील कर लीजिएगा। व्यंजन में खट्टे पदार्थों का, है ना, डील कर लीजिएगा। बाकी सारे और भी क्वेश्चन जो है क्लास में डील करा दिए जाएंगे, है ना। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप डील कर लीजिए, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए, है ना, तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं उसके कुछ आंसर्स भी हैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए, है ना। तो दीर्घ उत्तरीय जैसे धोबन सोडा का, लेकिन यहाँ पे देखिए, है ना, 15 दिसंबर से और भी बैच स्टार्ट होने वाले क्लास 10th के, जो न्यू सेशन का बैच होगा। ठीक है, न्यू सेशन का जो बैच होगा, न्यू सेशन फॉर 2021, तो 3 से 4.5 ये टारगेट बैच होंगे, है ना। हमारे का ये टारगेट बैच होगा, है ना। इस बार का मार्क्स तो हाईएस्ट आया है ना। तो अब हम लोग का कोशिश रहेगा, है ना, कि इस बार जो क्रॉस करेगा, है ना, 480 तक जाए, ताकि हम लोग टॉप 10 में उतर सके, है ना। अगर बिहार शरीफ से कोई टॉप 10 में उतरता है तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी, ये हमारे बिहार स्टेट के लिए गौरव की बात होगी। और हम लोग कोशिश करें कि इस बार, है ना, हमारा स्टूडेंट जो है ना टॉप 10 में ही उतर जाए, है ना। पिछला बार पिछला बार 425 तक आ चुके हैं, तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, और ऐसी हमारी इच्छा है, मनसा भी है, और हम लोग उतर के ही रहेंगे इस बार, है ना। तो हम लोग टॉप 10 में उतरने की कोशिश करेंगे हम। और नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है ना, 3 बजे से 4:30 बजे शाम को, है ना। ये टारगेट बैच ही शुरू हो रहा है। टारगेट बैच अभी से शुरू होने वाला है, और ये 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। जिसको एडमिशन चाहिए फटाफट एडमिशन ले लें। और टारगेट बैच जिनको लगता है कि मतलब हमको नंबर चाहिए 4.5 के पार, है ना, वैसे ही बच्चे एडमिशन ले, है ना। जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, जिनको लगता है कि जिनका क्लियरिटी है, अक्षरों में क्लियरिटी है, और थोड़ा मेहनत पहले से कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, है ना, और जिनमें लाने की क्षमता है, वैसे बच्चे को हम अपॉर्ड करेंगे कि आप ज़रूर ज्वाइन करिए बैच, है ना, क्योंकि आप में क्षमता है, और आपकी क्षमता को आयाम देने के लिए मास्टर पॉइंट आपके लिए तैयार है ना। आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। जो मेहनती बच्चे उन्हीं को पहुँचाया जा सकता है ना, क्योंकि जिन्हें मेहनत करने की आदत नहीं है उनको मेहनत करवाना उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेहनत करवाने के लिए वो जब तक मेहनत प्रारंभ करेंगे तब तक उनका सिलेबस आधा ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन जिनकी इच्छा है, कहते हैं ना, जब जागा तभी सवेरा, है ना। तो जिनकी इच्छा है वहाँ तक पहुँचने की, तो मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, और मेहनत करके टेस्ट में पास कीजिए। टेस्ट में पास करके बैच में एडमिशन लीजिए, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।
ये सारे भी क्वेश्चन है ना। और इसे मतलब और भी है। तो यहाँ पे देखिए है ना, ये बैच जो है 15 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो रहा है। और एग्ज़ाम भी फॉर एग्ज़ाम है ना, ये बोर्ड के पहले एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के पहले एग्ज़ाम है कुछ, ठीक है, जो आपको सेम टू जैसे बोर्ड में एग्ज़ाम होता है वैसे ही बोर्ड के पहले यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है आपके सभी सब्जेक्ट्स का, जो 15 जनवरी से शुरू होने जा रहा है ना। तो इसमें आप ज्वाइन करके आप अपनी क्षमताओं को आंक सकते हैं कि आपके बोर्ड में कितने नंबर्स आने वाले हैं, है ना। एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले यानी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले का जो एग्ज़ाम है ना, यहाँ पर आपको लिया जाएगा और ले करके आपको बोर्ड में जिस प्रकार से नंबर टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम और 500 नंबर का रिजल्ट आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल बोर्ड पैटर्न पे सारे क्वेश्चन रहेंगे। बोर्ड पैटर्न पे आपको पेज और कॉपी सारे बोर्ड पैटर्न पर नहीं आएंगे, और सारे के सारे कॉपी चेक किए जाएंगे डबल टीचर के द्वारा, है ना। मैंने 2 पार्ट में टीचर है ना डबल फेज में चेक किया जाएगा। फर्स्ट फेज में चेक होने के बाद फिर सेकेंड फेज में चेक होगा, और उसके बाद अगर यहाँ पे रिजल्ट आपका आ गया, अगर बाय द वे यहाँ पे रिजल्ट आ गया 440 या 400 के अराउंड अगर आ जाता है आपका रिजल्ट, तो हम समझ सकते हैं कि 400 अगर यहाँ पर आ रहा है तो बोर्ड में आपको कंफर्म है कि 405 के अराउंड आएगा, 405 to 3 आएगा, 403 से लेकर 5 तक, लेकिन इससे कम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आप 400 भी उठा देते हैं, है ना, तो 405 तक आशा रखते हैं कि आप ला सकते हैं बोर्ड में। तो अगर आपको 480 आपको चाहिए, 480 चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पर 490 आना चाहिए, है ना। तो कुछ कमेगा बढ़ेगा, है ना। अगर तो इस प्रकार से है ना सारे होंगे। उसके बाद है ना इस बार जो सिलेबस में है ना मैथ साइंस तो चल रहा है, मैथ साइंस यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 8:30 सुबह चल रहा है क्रैश कोर्स के रूप में। उसके बाद 11th का 5:30 to 7 फिजिक्स चलता है ना, तो 5:30 AM to 7 AM फिजिक्स चल रहा है ना, तो 11th क्लास के लिए, है ना। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इस बार का जो कोर्स होगा, है ना, मैथ साइंस आपका, मैथ साइंस के साथ का हिंदी संस्कृत बाय राहुल सर, हिंदी संस्कृत बहुत ही अच्छे जानकार हैं, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, है ना। तो राहुल सर के द्वारा आपको हिंदी संस्कृत सॉल्व करवाया जाएगा, सॉल्व पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी के लिए धन्यवाद, है ना। विजिट कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल ऑन कर सकते हैं, है ना, 77619198 ये व्हाट्सअप नंबर है। और उस पर भी है ना व्हाट्सअप ग्रुप है, मास्टर पॉइंट का व्हाट्सअप ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन मी ग्रुप लिख सकते हैं, ज्वाइन मी इन ग्रुप लिख दीजिए और आपको उसमें शामिल कर दिया जाएगा। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है, असाइनमेंट्स वगैरह है ना दिए जाते हैं, VVI क्वेश्चन वगैरह पोस्ट किए जाते हैं, है ना, ताकि बच्चों को आसानी से सुविधा मिल सके, ठीक है। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।